बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाभ डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ साहब को कायम मकाम पार्टी सदर नामजद कर दिया है, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया, कौम चुपचाप बैठी रही, ऐसी नाइंसाफ़ी करने वालों का हिसाब होगा, एहतसाब होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, किर्गिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी जो पाकिस्तान तलबा थी उनकी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। देखिए, ये दोनों जो वाक़यात आज हैं, बड़े आज की खबरें, उस पर थोड़ा सा मैं तबसरा करूँगा। पहली बात तो ये कि जो किर्गिस्तान में वाक़या पेश आया वो इंतहाई अफसोसनाक है और उसकी हमारा बड़ा अच्छा बरादर मुल्क है वस्ती एशिया में। और अगर आप देखें किर्गिस्तान को नक्शे पे देखें तो हमें थोड़ा सा समझने में उसकी आसानी होगी। लैंड लॉक कंट्री है, वस्ती एशिया की एक लैंड लॉक कंट्री है और उसकी एक तरफ जो है वो काज़ाकिस्तान है, एक तरफ जो है वो ताजिकिस्तान है, उसके बाद चाइना के साथ उनका बड़ा बॉर्डर है और उज़्बेकिस्तान के साथ कुछ है उनका बॉर्डर, आप नज़र आ रहा है इसमें। तो ये जो है ये लैंड ऑफ कंट्री है, खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पर जो है वो इकॉनमी इनकी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। मतलब वस्ती एशियाई रियासतों में ताजिकिस्तान के बाद इनकी इकॉनमी दूसरे नंबर पे, यानी अच्छी इकॉनमी नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 1991 तक ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था ये मुल्क। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मेडिकल स्टूडेंट्स जाते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी आते हैं। और बेशक की जो में एक तो बहुत बड़ी तादाद में, और न सिर्फ मेन सिटी में बल्कि पूरे किर्गिस्तान में जो है वो आपको बहुत बड़ी तादाद में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएंगी और उसकी और वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में और उसकी कई वजूहात हैं जी। एक वजह तो यह है कि यहाँ की मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी यूनिवर्सिटीज़ सारी जो हैं, ऑल्दो के यहाँ की जो सरकारी लैंग्वेज है वो रशियन है, लेकिन इनकी जो टीचिंग है वो इंग्लिश में है। तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो WHO से मतलब कोई इशू नहीं है कि जी यहाँ की डिग्री जो है वो फ़लानी जगह पे फ़लाने मुल्क में नहीं, तो WHO इनकी यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज़ करता है। बड़ी ज़बरदस्त तालीम है और इनका जो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इनके जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में टीचर टू स्टूडेंट रेशियो जो है वो कुछ अनयूजुअली बहुत अच्छा है। ये इतना अच्छा होता नहीं है। जैसे होता है ना, एक प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी में तो 300 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो इनका वो क्लासेस भी गालिबन जो है वो उनकी स्टूडेंट्स भी एक ख़ास तादाद में होते हैं और टीचर्स भी एक ख़ास तादाद में होते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे एक तो मैंने कहा कि इंग्लिश में है, ठीक है, और चूँकि दुनिया भर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप समझें कि बेहतरीन तालीम है वहाँ पे। और फिर बातों में बात सबसे अहम ये कि पाकिस्तान के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस से कहीं कम फीस यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे लूट मार नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, ज़बरदस्त पढ़ाई, ज़बरदस्त तालीम। अच्छा, रिहाइश वगैरह भी ज़रा कंपैरेटिवली अच्छी सस्ती है, देसी खाना वाना मिलता है सारा। मतलब स्टूडेंट्स आते हैं जो है वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और मुल्कों से। अच्छा, इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फ़ीस है उससे भी कहीं ज़्यादा इनकी कम है, तो इंडिया से भी आते हैं और पाकिस्तान से भी जाते हैं और बांग्लादेश भी जाते हैं। अच्छा, टेस्ट वगैरह वो भी उतना रौला रप्पा नहीं है, जो है ना कि मतलब है कि एक अच्छा मुल्क है जिसका आप कहें कि उसमें 2 नंबरियाँ और ये और तो स्टूडेंट्स जाते हैं और वहाँ तालीम हासिल करते हैं। अब ये जो वाक़या पेश आया, अभी तक जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जनाब एक कोई अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, इसमें जो ज़हन में रखें, यानी
ये चूँकि सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है, तो ये फिर उसके बाद CIS ममालिक जो हैं, जो रशियन कॉमनवेल्थ मुल्क हैं, उनका ये हिस्सा है। रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। SCO का मेंबर है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और हमारा ज़बरदस्त ब्रादर मुल्क है। मैंने पहले बताया ताल्लुकात ज़बरदस्त है हमारे, अभी तो स्टूडेंट्स और ये, और वहाँ पे फ़ाल दोनों मुल्कों में यूनिवर्सिटी एम्बेसीज और ये सारा। लेकिन जो यूक्रेन वॉर है, यूक्रेन वॉर के यहाँ पर नताइज काफ़ी, आप समझेंगे जिन मुल्कों पे बहुत ज़्यादा नताइज ख़राब गए हैं, वो सिर्फ यूरोप के ही मुल्क नहीं हैं, बल्कि वो जो मुल्क हैं वो उसमें वस्ती एशिया का जो मुल्क मुतासिर हुआ है काफ़ी ज़्यादा, उसमें किर्गिस्तान भी है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ से एक तो ये है कि जंग शुरू होते ही 2022 के बाद से लेके यहाँ पर मेरे ख्याल से 2022 में ही कोई 1 लाख के करीब तो आ गए रशिया से लोग यहाँ आ गए, यानी वो लोग यहाँ आ गए जो यूक्रेन में थे या यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में थे लेकिन प्रो रशियन थे, तो वो यहाँ पे आ गए, उन्होंने अपना को सेव किया, वो जा नहीं सकते थे टूवर्ड्स यूरोप। अच्छा, यूक्रेन के वो लोग जो एंटाई रशिया थे या यूक्रेन के साथ थे, वो निकल गए यूरोप की तरफ। जो यूक्रेन में ऐसे लोग थे जिनको ख़तरा था कि जी हम ज़ेलेंस्की कहते लगेंगे, वो इधर आ गए। जिनको ख़तरा था कि हम पुतिन कहते लगेंगे, वो उधर निकल गए। तो ये कई मुल्क जो मुतासिर हुए हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ पोलैंड की, बाकी मुल्कों की, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स चले गए इस वॉर के नतीजे में, जो एक बेमकसद वॉर, तो सर पैर समझ ही नहीं आता यूक्रेन की वॉर छिड़ी क्यों भाई। जॉर्जिया में आप पहले पहुँच गए, उन्होंने कहा कि हमारी रेड लाइन है, मतलब 100 दफ़ा इस पर डिस्कशन हो चुका है, मतलब एक बेमकसद है और अभी और बेमकसद हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अब ताज़ा तरीन क्या है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये इस जंग की वजह से जो मुल्क जिनकी इकॉनमी ख़राब हुई और जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ आते थे, इससे पहले टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, ये वो सारा जब आ गए, बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए। देखिए, हम इसे बखूबी जानते हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, अगर शायद दुनिया में, या शायद मेरा तो ख्याल है शायद सबसे ज़्यादा, या शायद दूसरे नंबर पे होंगे हम, जिन्होंने महाजरीन को देखा आते हुए। और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि हमारी मुल्क में हम किस नंबर पे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहली अफ़गान वॉर जो ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में हुई, और जो उसके बाद जो कुछ हुआ, और फिर हम जो उनको भेजने की कोशिश करें, उनकी चौथी पाँचवीं नस्लें हैं यहाँ पे। मतलब खाना जंगी के बाद जो कुछ हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ से बड़ी तादाद में अफ़गान यहाँ आ गए। तो पाकिस्तान में तो बहुत ही, मतलब है कि पाकिस्तान के लोग तो समझते हैं इस बात को, और वो हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग जो हैं वो उसका हिस्सा भी बन गए, बड़ा वो यहाँ पे अपना एक रोल भी प्ले करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि जराइम पेशा या इस तरह के, वो हर जगह पे हैं। तो ये हमें, बहरहाल मैं इस इशू में नहीं जाना चाह रहा, वो एक अलग, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो जैसे उन जगहों में हमने महाजरीन को यहाँ पे हमारे पास आए, तो इसी तरह से हम ये भी ध्यान में रखें कि यूरोप जो है वो भुगत रहा है कई जंगों को। पहले तो वो भुगत रहा है लिबिया, वो भुगत रहा है इराक, वो भुगत रहा है ये दाइश, वो भुगत रहा है क्योंकि वहाँ से सबसे एक समंदर क्रॉस किया और उधर से उधर पहुँच गए इटली, उधर स्पेन लैंड हो गए, जो कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यूक्रेन का जो फड्डा है, ये तो लैंड है, इस पर तो आपको कश्तियाँ अबूर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लैंड ही क्रॉस करके सीधा वो कोई पोलैंड में घुस रहे हैं, कोई इधर यहाँ पर सेंट्रल एशिया में। बहरहाल अब जनाब यहाँ पे ये जो वायरल फैली, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे फंस गए बहुत ज़्यादा, और वो बहुत उनके साथ, मतलब है कि ये 2-3 दिन से ग़ालिबन मामला चल रहा था, और जो अभी तक हमारे पास इतलात हैं वो ये हैं कि मतलब कोई इजिप्ट के लोग थे, उनकी वहाँ पे लड़ाई शुरू हुई। ये ज़हन में रखें कि वो जो स्टूडेंट्स वहाँ रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर बता भी रहे हैं और सारे उसका, लेकिन मैं थोड़ा सा, चूँकि वहाँ पे 2-4 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर जो है वो मतलब रशिया का इन्फ्लुएंस है, रशियन ज़बान बोली जाती है, जो मैंने पहले भी बात की। अब मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ये जो वहाँ पर मॉब्स हैं, ये कौन से मॉब्स थे जिन्होंने अटैक किया, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वहाँ के
जो बिश्केक के लोग हैं वो तो वेलकम करने वाले लोग हैं भाई, वो वेलकम करते हैं कि उनकी तो इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा, और ये साल से जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जहाँ पे जाते हैं और जहाँ क़याम करते हैं, चाहे कई वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अपने हॉस्टल्स हैं, कई जो हैं वो प्राइवेट, जैसे होता है कि स्टूडेंट्स ने हर जगह होता है कि एक जगह ले ली और स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं अपार्टमेंट्स वगैरह। तो मुझे वहाँ पे उनकी कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को भी देखने का इत्तेफाक हुआ था। तो वो बड़े, देखें जब आप बाहर से स्टूडेंट्स को बुलाते हैं ना, तो यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी कई ऐसे आप समझें कि अदारे हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं दरमियान में वीज़ा लगवाना, और ये मतलब एक कोई दो नंबरी नहीं, बहुत डिसेंट वे में वो वेलकम करते हैं। तो मेरे लिए ये वाक़या जो है जब ये हो रहा था, तो इसको समझना मेरे लिए बड़ा दुश्वार था भाई, कि लोकल तो लोग वहाँ के बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि इकॉनमी वहाँ पे रहना सहना उनके, मतलब ये स्टूडेंट्स इस बात को जो है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स वो इस बात को ज़्यादा वाज़ेह तौर पे बताएंगे। अभी तो वो ज़ाहिर ट्रॉमा में है जो कुछ हुआ है पिछले 24-48 घंटों में, और हमले, और उनको कमरे तोड़ दिए और हरासा किया गया, और बच्चियों को भी, और ये सारा कुछ हुआ। ट्रॉमा से निकलेंगे तो फिर ज़ाहिर है वो देखेंगे कि क्या हुआ, क्या ये रौला, ये क्या वो इमिग्रेंट्स ने किया है जो बाहर से आ गए हैं और वहाँ के लोकल लोग नहीं है। क्योंकि लोकल जो लोग हैं उनका तो मैं बताऊं कि जब मैं गया हूँ वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनकी तो इकॉनमी चल रही है, उनको तो काम, वो क्यों हमले करेंगे। तो क्या उसमें वो गुंडा नासिर हैं जो बाहर से आ गए इमिग्रेंट्स, और वो जिनका कोई सर पैर ही नहीं पता, या ये है कि वो कौन से लोग थे। अब उनका काम है उनकी लॉ इन्फोर्समेंट का, उनकी फ़ौज का, उनके, अच्छा फिर ज़ाहिर है लॉ इन्फोर्समेंट में भी चुके पर रशिया, तो वो भी शायद मिल गए उनके साथ, तो अभी वाज़ेह नहीं। इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें जो तादाद है वो तकरीबन 10,000 है पाकिस्तान की। अभी तक जो तादाद बयान हो रही है कि पाकिस्तान की कोई 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के कोई 14,500 हैं। ये मैं वो फिगर्स बता रहा हूँ जो कि फाइन कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हज़ारों में स्टूडेंट, बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और उनको लाना, अच्छा कितने हालात काबू में आ जाते हैं, एकदम पैनिक भी ना हो, वहाँ पे रहें। अगर ये बात इतनी बढ़ गई है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे और एम्बेसीज इन्वॉल्व हो गई हैं और ये सारा हो गया है, तो इसको देखें, क्योंकि इसको ख़ुद वो मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता कि उसकी ये बाहर साख जाए कि यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जो छोड़ के चले गए और उन पर हमले हुए हमारे मुल्क में, जो कि मुल्क जो है वो मतलब मशहूर इसलिए है पूरी दुनिया में कि यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ख़ास तौर पे साउथ एशिया में, तो एशिया से बहुत जाते हैं। तो ये वो मुल्क खुद मुतामिल हो नहीं सकता। तो अब ये है कि इसको देखना है। अभी तो ज़ाहिर ट्रॉमा में है। मैं वो पिक्चर्स देख रहा था कि वो बच्चे अंदर वीडियो बना रहे हैं, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं उनके, वो बच्चियों को खींचा जा रहा है, वो अजीब वो गरीब किस्म के गुंडे। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये बच्चे ज़रा ट्रॉमा से निकलें। वो ज़ाहिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, उन बच्चों के लिए भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि भाई ये कौन से लोग थे, ये लोकल हैं या ये कोई इजिप्ट की कोई कहते हैं कोई वायरल हो गई वीडियो या जो भी हो गया वो बच्चे। लेकिन इसको अगर हम लार्जर उसमें देखेंगे ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट को वारे नहीं खाता ये सारा। तो इसीलिए उनके सदर भी एक्टिव हैं कि भाई इसको सारे को देखें और ये किस तरह वहाँ पे इस तरह मामला फैला है। इंडिया ने भी तकरीबन वही जो है वो स्टेप्स लिए हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से लिए गए हैं। और ये मैं इंडिया की एम्बेसी जो कि किर्गिस्तान में, उन्होंने भी ये आज किया, उनकी तरफ से भी ये वजाहत हुई कि वी आर इन टच विद आवर स्टूडेंट्स। अगर हम ट्वीट उनका दिखा सकें एक्स पे, तो ये उनका मैसेज है कि वी आर इन टच विद आवर स्टूडेंट्स, द सिचुएशन इज़ प्रेजेंटली काम बट स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्टे इनडोर्स फॉर द मोमेंट एंड गेट इन टच विद द एम्बेसी इन केस ऑफ एनी इशू। 24 कॉन्टैक्ट नंबर फिर उन्होंने अपनी एम्बेसी का दिया है। तो यानी वहाँ पर इंडिया, मेरे पास ये है कि बांग्लादेश के भी शायद कुछ स्टूडेंट रगड़े में आ गए हैं बीच में, उनको भी ये जो है ना, ये अजीब सा एक मॉब, जो मैंने कहा ना वही ये पता चलेगा वहाँ की। जाहिर है कि वो, मैंने आपसे कहा ना कि वो मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इस तरह से जो वीडियोज़ आ रहे हैं, वो दंदनाते हुए सड़कों पे घूम रहे हैं, बच्चों के वो उनकी अलमारियाँ, उनके कपड़े, उनको बालों से पकड़ के खींचा जा रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसमें एम्बेसीज ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं और वहाँ पे वो पढ़ते हैं और बड़ा सेफ़ फील करते रहे हमेशा। जब मैं गया हूँ तो बहुत सेफ़ फील करते थे उस वक्त तक। ये उसके बाद, यानी मैं लास्ट मेरा विज़िट यूक्रेन वॉर के बाद वहाँ का नहीं हुआ बिश्केक का, लेकिन उससे पहले
सेफ फील करते थे। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या वहाँ सिचुएशन क्रिएट हुई है और वहाँ पर ये क्या हुआ है सारा मामला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जो हुकूमत है वो इसको देखेगी, हमारी हुकूमत भी एक दफ़ा देखेगी कि क्या हालात काबू में आ गए हैं, बच्चे ट्रॉमा में हैं, बच्चों के साथ एम्बेसी को मुस्तकिल वो अब राब्ते में आ गए हैं, एम्बेसडर का उनके पड़ा, बीच में अफवाहें भी फैल गई, डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वो तो एक रूटीन हो तो हमेशा ऐसे मौके फैलती हैं और वो पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। लेकिन ये है कि वो शुक्र है कि कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया और ये बखैर खूबी जो है वो मेरे ख्याल से अभी शायद वो, क्योंकि बहुत ट्रॉमा में मैंने बातें भी सुनी बच्चों की, तो शायद हो सकता है वापस आ जाएं, फिर वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे और हालात इस दौरान उनकी हुकूमत को ठीक करने होंगे, क्योंकि उनकी इकॉनमी का बहुत बड़ा दारोमदार, एक तो विंडोज़ उनके पास बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है। वो इस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वहाँ पे हमला एक बहुत उनकी खौफनाक मैसेज गया उनके लिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि मियाँ साहब के ऊपर अगर 2-4 मिनट हो तो मैं बात कर लूँ उनकी स्पीच के ऊपर। उनको बहुत मुबारक हो, सदारत उनके पास वापस आई और मैंने उनकी तकरीर सुनी और उस तकरीर में जो है वो मियाँ साहब का एक ज़ाहिर उनकी हुकूमत है, अब एक उनका वो क्या रोल प्ले करेंगे आने वाले दिनों में ये देखना है सारा। लेकिन यह है कि उनकी तकरीर जो है वो उसमें ज़ाहिर है कि 2-3 बातें मेरे ख्याल से ऐसी हैं जिसके ऊपर जो बहुत अफसोसनाक पेश आई, ख़ास तौर पे बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा का मामला। और कुलसूम नवाज़ साहिबा का मामला दरमियान में दरपेश आया और उसका उनको दुख है और ज़ाहिर है कि वो बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा इंसान के साथ रह जाती हैं। हैविंग सेड इट, बहुत सारी बातें जो हैं मियाँ साहब ने दुरुस्त की, लेकिन बहुत सारी बातें वो दरगुजर भी कर गए। मिसाल के तौर पे 1993 जो है, अब 1993 ये है 2024। अच्छा, अब 1993 में क्यों उनकी हुकूमत गिरी थी, वो तो ना ग़ुलाम इसा खान साहब मौजूद हैं और उस दिन तो ग़ुलाम इसा खान साहब भी तो गए थे ना, काकड़ फार्मूला था, तो मतलब इनकी और ग़ुलाम इसा खान साहब बड़े ज़बरदस्त साथी थे। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवाइड हो गई थी तो काकड़ साहब आए थे और दोनों चले गए थे। तो मतलब वो क्यों हुआ था, मसला क्या हुआ था वो, ठीक है, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो था। उसके बाद जो है वो 1999 में उन्होंने कहा कि सुबह मैं वज़ीर आज़म था और शाम को मैं हाईजैकर बन गया। उसको भी अब मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन मियाँ साहब बहरहाल अच्छा हुआ, खैर खैरियत से उसके बाद बाहर चले गए और बड़े आराम सुकून से उन्होंने वहाँ पे बाहर दिन गुजारे। बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा यहाँ से उन्होंने तहरीक चलाई कुछ अर्से के बाद, वो भी चली गई ज़ाहिर है। और जावेद हाशमी साहब आज जो है वो मतलब मुझे नहीं पता किस जमात में या कहाँ पे हैं या क्या उनकी सियासत है आजकल। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि वापस आ गए मियाँ साहब और वापस आए और हुकूमत में आए, डायरेक्ट लैंड हुए गवर्नमेंट में, पंजाब हुकूमत और सारा मामला। अब बात यह है कि साजिशें जो है ना वो बहुत हुई हैं इस मुल्क में, लेकिन उस साजिशों को खुल के बयान कंप्लीट होना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पे ये नैब के चेयरमैन कैसे लगते थे भाई? नैब एक पॉलिटिकल एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ये एक बिल्कुल, यानी इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये 2007 के बाद जो नैब के 2008 के बाद तमाम नैब के चेयरमैन कैसे लगते थे, कैसे लगते थे, किसकी रिकमेंडेशन पे लगते थे? कोई शख्सियत थी, कोई इनके दोस्त या जानने वाले थे, कौन थे? तो वो नैब जो है वो इवन बाद में जावेद इकबाल साहब भी किसकी रिकमेंडेशन पे लगे, ठीक है। तो एक तो नैब, और वो उस नैब को फिर पता ही नहीं चला कि उस नैब ने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो मतलब है कि वो चीज़ें अपनी जगह रुकी रहीं, फिर तरमीम, फिर ये, फिर वो जो भी किस्सा। दूसरी बात ये है कि जिन शख्सियात का इन्होंने नाम लिया, एक शख्सियत का नाम लिया, मेरी उनसे एक उनके रिटायर होने के बाद मुलाकात हुई जनरल ज़हीर से, एक किसी पब्लिक गैदरिंग में। मैं उनसे मेरी कोई, बल्कि मैं यहाँ बयान नहीं करना चाह रहा कि उनके दौर में क्या सारा सिलसिला रहा, वो तो कियानी साहब ने लगाए थे और वो तो इलेक्शन में भी थे 2000, और उसके बाद जो है वो उसके बाद भी वो काफ़ी अरसे तक रहे। तो इशू ये है 2013 का इलेक्शन उनके ही अंडर हुआ था ना जी। उनकी रिकमेंडेशन देखें, मैं कह रहा हूँ ना कि ये यहाँ पर कम ही बात हो तो बेहतर है, ठीक है ना, कम ही बात हो तो बेहतर। वो शख्सियत ऐसे जिनकी रिकमेंडेशन थी वो अभी मिले भी मियाँ साहब उनसे दुबई में नाम नहीं लेना चाह रहा, देखे ना रिकमेंडेशन। मसला ये है
फिर उन्होंने शायद मैसेज भी यही हम जो सुनते हैं कि मियाँ साहब को फिर मैसेज भी उन्होंने दिया कि जी आप चलो, मियाँ साहब ने कहा मैं तो नहीं इस्तीफ़ा दूंगा 2014 का था ना। लेकिन मसला ये कि ये रिकमेंडेशंस पे ही तो आपने ही तो किया, मैं हमने तो नहीं किया भाई, ये आपने ही, जरदारी साहब ने किया, आपने किया, ये गिलानी साहब ने किया होगा, हमें तो नहीं पता ना, हमारी उनसे कोई कभी हुई मतलब है कि आप समझें कि मतभेड़ हुई या कोई फ़ायदे लिए, हम तो किसी उसमें नहीं थे। तो मसला ये इशू ही है सारा। फिर 2010 2011 तो लाहौर में, अच्छा 2011 में जब शहबाज शरीफ साहब ने की हुकूमत में जलसा हुआ था ना, तो ये क्या जुमला था कि जलसा थे, मतलब ठीक है लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं देनी अगली ये क्या मुकामा था? ओ भाई बात ये है कि यहाँ बहुत कुछ हुआ है, परमिशन नहीं देनी थी ना, लाहौर के जलसे की परमिशन क्यों दी थी शहबाज शरीफ साहब ने? अच्छा एक बात ये भी छोड़ दें आप, 2014 का धरना छोड़ें, ये 2013 के धरने के बारे में क्या ख्याल है? जो कादरी साहब का धरना था, खाली एक कादरी साहब का धरना हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में, वो मुबारक है वाला जलसा, मुबारक है जो था ना, जिसमें कादरी साहब जो हैं वो अकेले आए थे, तो वो तो हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में। और उसमें तो जो है वो मुशाहिद हुसैन साहब ने जो है वो लेटर बनाया था पूरा, वो जो मुसव्विदा है, और चौधरी शुजात साहब के घर के ऊपर वो टाइप हुआ था, ठीक है, और कोई बंदा नहीं मिल रहा था। मैं आपको बताऊं, हम भी वही मौजूद थे कोई बंदा नहीं मिल रहा था जो प्रॉपर इंग्लिश में लेटर ड्राफ्ट कर सके। तो फिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की खिदमत हासिल की, उन्होंने लेटर बनाया। फिर उसके बाद सारे लोग गए, वो धरना ख़त्म करवाना था, तो कादरी साहब से मिले, मुलाकात करवाई कि ये जो है वो धांधली नहीं होगी, 2013 ठीक होगा, ठा गई हो तो ख़त्म हो गया। और ये वो वाले उस धरने की बात कर रहा हूँ जिसमें वो हर थोड़े दिन के बाद वो आगे जाता, तो कादरी साहब अकेले थे। उस धरने का जिक्र क्यों नहीं करते? वो भी तो है, देखिए ना। अच्छा ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, और इसमें जो है वो जरदारी साहब का जुमला था कि पाकिस्तान में इजिप्शियन मॉडल, ये वो वाला धरना है, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ, ना इजिप्शियन मॉडल आया पाकिस्तान में, ना आना चाहिए खुदा न खास्ता, और ना कोई इजिप्शियन मॉडल वैसे कोई मतलब है कि अब मुझे नहीं पता, उस ज़माने में ज़ाहिर है वो एक अफरा तफरी से फैली हुई थी, तो वो जरदारी साहब ने उसको इजिप्ट पे डाल दिया था। लेकिन मसला ये है कि वो तो 14 से पहले हुआ था, तो फिर 14 से पहले तो सारे पावर्स थी ना, तो ये तो बहुत से मामलात ऐसे हैं, अब गोल मोल चीज़ें आगे पीछे। और फिर ये है कि लेकिन असल जो बात है, देखें वो सारी बातें छोड़ दें, फिर मियाँ साहब बाहर भी गए 2000 उसमें 20 में, और वो सब छोड़ें, मियाँ साहब को आज देख के खुशी हुई। उसकी वजह ये कि हमारी सियासत का एक बड़ा नाम है, और हमारे आप समझ लें कि यानी सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती मियाँ साहब के ज़िक्र के बगैर। सारा ये नहीं कि हम सारा वो कहते हैं अभी मेरे ते पा दो, नहीं, मियाँ साहब ने डिलीवर किया। और मैं अगर मुझसे को पूछे कि उनकी सबसे ज़्यादा, फिर मैं वही मोटरवे को ले आऊँगा कि मोटरवे को देखें और कैसा मॉडल है, देखें ना, इस तरह की मोटरवेज अगर बन जाती, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं मियाँ साहब कि अगर कंटिन्यूटी रहती बहुत सारी पॉलिसीज़ में, तो शायद बहुत सारी ऐसी मोटरवेज नज़र आती हैं। मैं तो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन मोटरवे की तारीफ़ करता हूँ कि मोटरवे जो है, देखें पाकिस्तान में कैसा मॉडल बना हुआ है कि जहाँ पे बिल्कुल आपको रूल ऑफ लॉ नज़र आता है। ऐसी कई मोटरवेज बननी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ उसके बाद फिर वो एक तसल्सल रुक गया। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है। दूसरी मियाँ साहब की जो गुफ्तगू है उसमें एक बात मैंने नोट की, 2-3 बातें मेरा जो ऑब्जर्वेशन थी। एक तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ़ की कि वो मेरे दोस्त मौलाना फजलुर रहमान साहब, अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब की इनसे मुलाकात भी हुई है, आने के बाद मियाँ साहब से मुलाकात भी हुई है। अभी हमारे पास उसके मुकम्मल जो डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना मौलाना साहब ज़रूर कह रहे हैं कि मैंने मियाँ साहब से कहा कि हुकूमत छोड़ दो, इलेक्शन कराओ। तो मियाँ साहब ने उनकी तारीफ़ भी की, तनकीद नहीं की मियाँ साहब ने। दूसरी जो बात है वो ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो ये भी बताएं ना कि अंदर क्या हुआ, अंदर भी तो मामला है ना। मियाँ साहब नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो क्या है भाई, ये क्या मामला है? 35 साल से शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं ना कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के, तो कुछ उधर भी तो बताएं, मतलब और भी बहुत सारी बातें हैं। हैविंग सेड इट, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी एक अच्छा इक़दाम है बतौर। अच्छा ये बात उन्होंने बड़ी मज़ेदार की, मतलब वो मुस्लिम लीग नवाज ही है, और मुस्लिम लीग नवाज के ही उसका नाम ही मुस्लिम लीग नवाज है, और वो उसकी सदारत से उनको हटा दिया गया, तो फिर उसका नाम क्या रखा जाएगा? मतलब वो एक पार्टी है जैसे सुन्नी इत्तेहाद, जैसे भी आजकल अब तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद बन गई, सुन्नी इत्तेहाद में से एक और निकलेगी, फिर वो
ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे यहाँ अच्छे नहीं हैं, किसी सूरत अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और ना इनका फ़ायदा होता है, मुल्क के लिए नुकसानदेह होती हैं चीज़ें। असल चीज़ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल बात की दोबारा कि हमें एक मुकालमा करना चाहिए, और उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और सदर को आगे बढ़ के अपना रोल प्ले करना चाहिए, यानी उन्होंने कहा कि जरदारी साहब को रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन वो जो रोल प्ले करने की उन्होंने बात की वो उन्होंने अदालत और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके दरमियान कशीदगी कम करवाने की बात की, जो आज उनका रात को बयान भी आया और आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी बेस पे। अच्छा, वो तो देखें आज जो फैसला आया है उसमें मैं उसको सही तरह से अभी मैंने देखा उसको फैसले को, तो उसमें एक है कि टीवी रिपीट ना करें वो गुफ्तगू बार बार तौहीन अदालत वाली। तो इसका क्या मतलब है कि हम वार्डा साहब को नहीं ले सकते? भाई अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें क्या है कि ये तौहीन अदालत वाले जो जुमले हैं ये गुफ्तगू दोबारा बार बार दिखाने से गुरेज किया जाए, ये है उस फैसले में। तो क्या हम वार्डा साहब को नहीं ले सकते? ये मैंने एक दो लोगों से पूछा जो वकला हैं, तो उन्होंने कहा जी बज़ाहिर तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि दोबारा तौहीन नहीं होनी चाहिए और दोबारा इस तरह के जुमले टीवी पे नहीं जाने चाहिए। ये हमें टकराव से बचना चाहिए। दोबारा इसमें इशू जो है वो ये है, देखें आप दोबारा खान साहब पे शायद केस को एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा ना हल कर देते। इशू है जो इकॉनमी का है, स्टेबिलिटी का इशू है। ये दरमियान में मेरा ख्याल है कि जो गंडापुर साहब के और गवर्नर साहब के दरमियान इसको कशीदगी को कम होना चाहिए। इसे कौन करवाएगा कम? देखें ऐसे लोग मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून में, ये बात सारी ये जो अयाज सादिक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये जो लोग जो उस वक्त इलेक्शंस की टीम में नहीं बैठे थे जब ये इलेक्शन के ऊपर डेट डिसाइड होनी थी 2022 में, दोनों तरफ लोग हैं, ये आपस में बैठ के बात करें। और इसमें खान साहब से भी ले लें कि भाई हम ज़रा स्टार्ट कर रहे हैं कि एक तलखी बैकडोर स्टार्ट करें। ये मिलते हैं ना रोज़ पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट के अंदर उसमें पीपल्स पार्टी के लोग उसमें बैठे, बड़े चंद साहब हैं, ये जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, ये भी बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं, बड़े यानी। तो ये सारे बैठ के इसमें इसको ये टकराव से बचें। और अदालत के साथ तो बिल्कुल ही इस वक्त कोई तुक नहीं बनती। उसकी मैं वजह बताऊं, क्योंकि ये जो है ना ये जी डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है तसादुम से गुरेज करना चाहिए? बिल्कुल, तसादुम से तो आपस में अदारे लोग और ये जो कुछ बजट में भी आने वाला है तो उस तरफ मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब की चूँकि हुकूमत है तो इसलिए मेरा ख्याल है सबसे पहले तो वो मईशत को देख के और एक कॉल करें अगर सारे माहिरीन माशियात को, और देखें कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और ये जो अदारों में तनाव पैदा हो रहा है, और अदालतों का तो बिल्कुल ही इस वक्त कोई मकसद नहीं समझ में आ रहा कि इस फ्रंट को खोलने की क्या ज़रूरत थी। मतलब एक ज़रा माहौल को, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि असल मामला जो है वो माशी है, सिक्योरिटी का है, और ये जो सोशल अनरेस्ट है। अच्छा, अब इसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से, अभी मैं सरकारी रिपोर्ट भी एक देख रहा था जो आई है वहाँ से किर्गिस्तान से, तो वही है कि तकरीबन वही कि जी 10,000 पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, 15,000 इंडिया से हैं, बाकी दुनिया से सारे हैं, और वो इकट्ठे रहते हैं बहुत जगह। लेकिन आपस में शुरू किस बात पे हुआ, ये बड़ी बात है, और ये पूरी दुनिया में अब देखें मामला, वो बहस शुरू हुई गज़ा के मसले पे। असल इशू जो था वो हुआ मकामी तलबा और जो इजिप्शियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ गज़ा का हुआ, फिर वो बहस हुई, उसमें 2-3 ज़ख्मी हो गए, फिर वापस जैसे होता है हमले में फिर दूसरे लोग आ गए, फिर वो एक मामला बढ़ता चला गया। अब हालात काबू में। जो मिशंस हैं मुख्तलिफ मुल्कों के वो बहुत छोटे हैं, वहाँ पे बहुत बड़े पाकिस्तान का जो मिशन है उसके बारे में बताया जा रहा है, 2 अफसरान ऑफिसर्स हैं सिर्फ उसमें। तो ये कि अब हालात उनकी हुकूमत कह रही है कि काबू में है, लेकिन ये स्टूडेंट्स को अब देखना है। और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि वो ये इनका जो नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स का, हुकूमत को भी चाहिए कि उसको पूरा करें, और जो भी मामला हैं ताकि अगर सुकून हो भी जाता है, स्टूडेंट्स से अपनी तालीम तो पूरी करनी है, तो उनका जो नुकसान वगैरह है उसको पूरा करें। दूसरी बात है जो बड़ी अहम है वो ये है कि जनाब एक साहब आज पहुँच रहे हैं सऊदी अरेबिया, और उनका नाम है जैक सलिवन। और जैक सलिवन जो हैं उनको सऊदी अरेबिया में एक और शख्स ज्वाइन करेंगे जो कि हैं ब्रेट मैकर्ग।
ब्रेट मैकगर्ग वही जो कि नुमाइंदा मशरिक़ वस्ता हैं, और जो इससे पहले जो यानी प्रेसिडेंट बाइडन के नुमाइंदा मशरिक़ वस्ता हैं, काफ़ी फ़ाल हैं, वो यहीं पे मौजूद थे। और उनके बारे में जो है वो ये इतलात आ रही हैं कि जी उनका, और यहाँ पे मैं ये एक मारूफ साइट है, इसको मैं कोट कर देता हूँ, जो 10 स्लाइड हम दिखा सकें एक्सेस, तो वो उनका कहना ये है कि ओमान में इनडायरेक्टली, पहले भी हुआ था, इनडायरेक्ट रब्ता ओमान में हुआ है अमेरिका का और ईरान का। अच्छा, ये वैसे अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एम्बेसी यूज़ होती है तो स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी है तेहरान में, लेकिन ये जो है ये ज़ाहिर है कि एक मुख्तलिफ जगह पे हुआ, और उसमें वही उन्होंने बात की है गालिबन कि भाई ये जो है ये हुतीज़ का क्या करना है और ये क्या, लेकिन इसी बातचीत के दौरान तो वो रिपर गिरा है गालिबन, ये पिछले हफ्ते थे वहाँ पे, तो वो जो है वो और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे हुतीज़ जो हैं वो ईरान बहुत होल्ड रखता है, लेकिन बहुत सारे हुतीज़ वहाँ पे जो लोग गए हैं वो इस बात को जानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट भी अपना एक उनका डिसीजन होते हैं। लेकिन यह है कि जो हिजबुल्लाह के मामलात या सीरिया या बाकी मामलात भी डिस्कस हुए, तो एक आप समझें कि एक वहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ है, वो ज्वाइन कर लेंगे जैक सुलेमान को आज सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में जैक सुलेमान की मीटिंग होगी वली अहद से और वज़ीर आज़म से, यानी मोहम्मद बिन सलमान से, और उसके बाद वो इसराइल चले जाएंगे। अब जनाब फिर वही कि जी क्या सीज़ फायर होगी या नहीं होगा, वो क्या है पटारे में से जो लेके आ रहे हैं, आखिर जैक सुलेमान क्या लेकर आ रहे हैं चीज़। एक तो ये कि गैलेंट वहाँ बोल रहे हैं, ये बात पहले हुई थी ना कि जी वो रफ़ा पे हमला नहीं होगा जब तक ये नहीं, तो वो जनाब एक नया प्लान, नया नहीं वो पुराना नए उसमें वही बात जो है वो लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पे वो बात ये करने जा रहे हैं कि भाई इमीडिएट सीज़ फायर और इमीडिएट सीज़ फायर के साथ साथ ये जैक सुलेमान अब लेकर आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अब दुनिया एक ऐसी जगह पे खड़ी है कि वहाँ पर अब मज़ीद किसी भी किस्म की ना खूनरेज़ी बर्दाश्त हो सकती है, ना कोई दूसरे मामला हो सकते हैं, तो सीज़ फायर होगा फौरी तौर पे, और वो सारी जो शराइत हैं वो मुकम्मल होंगी जो कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ज़रूरी हैं, और उसका ऐलान और उस तरफ एक कदम बढ़ेगा। फिर ये होगा कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को वापस आने की इजाज़त देगा, यानी सदर महमूद अब्बास की जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उससे कहेगा कि आप गज़ा में जाएं, जिसको गज़ा से इलेक्शंस के बाद निकाल दिया गया था। और उसके बाद इसी दौरान जो है वो होस्टेजेस की जो कि हमास के पास हैं वो रिहाई होगी, और जवाब में जो है वो फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी, और उसके साथ ही फिर एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट तश्कील पा जाएगी इसी दौरान। ये पहला फेज़ ये तय हुआ है। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट जो है ये इसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मेंबर्स भी होंगे और अनस्पेसिफाइड टेक्नोक्रेटिक कमेटी होगी, वो सबको एक्सेप्टेबल होगी यकीनन। मेरा ख्याल है कि हमास ने इस फार्मूले को एक्सेप्ट कर लिया था पहले, ये नेतन्याहू को कोई प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें फ़लस्तीनी रियासत का नाम आ रहा है। और दूसरी जो स्टेज है इसकी, और ये जो है वो महमूद अब्बास अभी मौजूद भी थे, और फिर अल्टीमेटली विद यानी ग्रेजुअली आप कहते हैं ना कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी डिज़ोल्व होगी, टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो एक जगह संभाल लेगा, और फिर उसमें ज़ाहिर है कि दूसरी अफवाज आ जाएंगी और ये सारा। और सेकंड जो फेज़ है इसका, उसमें ये है कि पीस प्रोसेस जो है वो आगे जारी रहेगा, और दो रियासती हल की तरफ मामलात आगे बढ़ेंगे, रिहेबिलिटेशन होगी, रिकन्स्ट्रक्शन होगी गज़ा की, और फिर जो आखिरी यानी इसका जो लास्ट है, यानी ये सारा जब हो जाएगा मुमकिन, तो फिर लास्ट में जो है वो फ़लस्तीनी रियासत का बाकायदा ऐलान होगा, और मशरिकी यरूशलेम जो है उसका वो दारुल हुकूमत होगा। अब ये जो है ये, और PLA वापस आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये दिखा दूँ कि ये यरूशलेम पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, ये अल अखबार, ये आप समझ लें कि जूइश साइट से ये उन्होंने, तो फर्स्ट फेज़ में ये हो गया सारा, इसराइल एक्सेप्टेंस ऑफ फ़लस्तीनी, मतलब पहला फेज़ ये हो गया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का रिटर्न हो गया गज़ा स्ट्रिप में, रिलीज़ ऑफ होस्टेजेस, हमास कैप्टिविटी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, एक्सचेंज फॉर रिलीज़ ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट इन गज़ा टू रीबिल्ड द स्ट्रिप, ठीक है जी, पहला फेज़ यरूशलेम पोस्ट, इस पर कोई इशू नहीं है।
गवर्नमेंट वुड रिपोर्टली कंसिस्ट ऑफ पीए मेंबर्स एंड अनस्पेसिफाइड टेक्नोक्रेटिक कमेटी, ये लेकर आ रहे हैं साथ ना अपना ये जो जैक सल्लिवन है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इसराइल हैज़ रिपोर्टेडली इन रिसेंट डेज मेड ऑफर्स फॉर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी टू बिगन एक्सरसाइजिंग अ डिग्री ऑफ ओवरसाइट ओवर गज़ा। अच्छा, दिस वीक सोर्सेज टोल्ड द यूरोशलम पोस्ट के इसराइल हैज़ अनऑफिशियली आस्क्ड उनसे कि रफ़ा क्रॉसिंग वो करें, लेकिन ये है कि पहले फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इनकार कर दिया था, फिर उन्होंने काम करेंगे। ज़ाहिर है इस एक मरहले पे, लेकिन आगे इंटरेस्टिंग है फ़ेज़ 2। अच्छा, उसमें ये कि सेकंड फेज़ में पीस प्रोसेस शुरू होगा, इसराइल और सऊदी अरेबिया की नॉर्मलाइजेशन, वो ज़ाहिर है कि दो रियासती हल, लेकिन बीच में और है इंपॉर्टेंट बात, गज़ा वुड अंडरगो रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन, फाइनल निगोशिएशंस होंगी रेफ्यूजीज़ जो हैं रेफ्यूजीज़ महाजिर दूसरे मुल्कों में, यरूशलम, इसराइली सेटलमेंट्स एंड इसराइल एंड अ पैलेस्टीनियन स्टेट। अच्छा, फोर्थली पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वुड बी रिविटलाइज, यानी PLO वापस आ जाएगी। यानी शुरू में तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी, आखिर में वही बात है कि PLO, जो मैंने पहले बात की थी कि ये डॉक्यूमेंट में चल रहा है कि PLO वापस आएगी, अल्टीमेटली PLO वापस आएगी, फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी जाएगी और हमास भी जाएगी, ये अल्टीमेटली ये होगा। और इंटरनल रिकन्सिलिएशन बिटवीन वेरियस पैलेस्टीनियन फैक्शन वो चाइना करा चुका है, वो चाइना करवा चुका है, रशिया भी करवा चुका है, वो तो ये तो ऐसे ही इन्होंने डाला है ना। हमास रिसाम होगी, जाहिर सी बात है, और इसी बॉडी में इंटेग्रेट हो जाएगी, ख़त्म होगी बात। ये तो करवा चुका है चाइना, चाइना ने भी करवाया ना 2 हफ्ते पहले। और ये जो है ये बातें सारी हो गई, और अल्लाह खैर सल्ला। और ये जो है ये सेक्रेटरी ब्लिंकन जब पिछले दिनों आए थे तो उन्होंने यहाँ पर आके ये फार्मूला जो है पेश किया था, और ये डॉक्यूमेंट लेकर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है वो अब जैक सल्लिवन सब आ रहे हैं। और अब उन्होंने इसको ये ट्विस्ट दे रहे हैं कि जी इसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी वापस आ जाएगी। और ठीक है, इसमें देखें ना, इसमें असल तो बात ये है कि आज़ाद फ़लस्तीन, ये वो पोजीशन जो पाकिस्तान की पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जो पूरी दुनिया की पोजीशन है, दुनिया सारी ही दुनिया की पोजीशन है कि 2 रियासती हल, और 2 रियासती हल, और उसके बाद फिर आगे क्या होना है, मानना है इसराइल को, क्या करना है मुल्कों ने अलग अलग। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान डायरेक्ट डिफेंस पैक्ट हो रहा है, यानी उसमें इसराइल शर्त नहीं है। पहले ये था कि जी इसराइल को मानोगे तो शर्त होगी, अब वो अमेरिका एक डायरेक्ट सब मुल्कों के साथ जो है उनके डायरेक्ट मामलात हैं। जैसे ना इंडिया के साथ अमेरिका डायरेक्ट बात कर रहा है, अब इंडिया यूक्रेन में जाए ना जाए, पाकिस्तान के साथ वो डायरेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी हो भाई, चाइना के साथ हमारे बहुत इशू, लेकिन इंडिपेंडेंट वो हर मुल्क के साथ, ये नहीं कि जी फलाना आदमी चौधरी इसको मानो, इसको इसराइल को मानो, इसराइल चौधरी उसको नहीं, वो इंडिपेंडेंटली डील कर रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। वो सऊदी अरेबिया के साथ वो कंडीशन भी खत्म होगी कि इसराइल को मानेंगे तो डिफेंस आपके साथ होगा, और ये होगा, वो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका इस वक्त कि मुल्कों से पंगे ले। तो वो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी मूव है, वो मुल्कों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वो डिफेंस को उन्होंने इसके साथ लिंक नहीं किया, और इसराइल को उन्होंने ये स्टांस अरब मुल्कों का अपनी जगह है कि हमारी आपसे बातचीत, और जो भी आगे मामला होंगे वो उस वक्त होंगे जो सीज़फायर होगा, और नेतन्याहू को रोकेंगे रफ़ा में जाने से। तो अब ये है कि उम्मीद करते हैं कि जैक सल्लिवन आज आएँ सऊदी अरेबिया, दीदाउल फरशरा मरहबा, और वो ये सीज़फायर करवाएंगे, और उसके बाद सारे मामला तो हो गए। मैं ये बताएंगे कि ये जो 38,000 या 40,000 शहादतें हुई हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है, और ये क्या इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है। ठीक है, ये सीज़फायर जो है और ये जंग बंदी आज से 6 महीने पहले भी हो सकती थी, ये इतनी ताख़ीर इसमें क्यों हुई, क्या हमास ज़िम्मेदार है, क्या कोई और कैरेक्टर, ये वाज़े होना ज़रूरी है। और लेकिन ये हम दुआ करते हैं कामयाब हो जाए। उधर मामलात ख़राब हो रहे हैं बहुत शिद्दत के साथ, उस पर कल बात करूँगा कि जो ईस्टर्न फ्रंट है ना, नॉर्थ से खुला हुआ था, अगर मैप में देखें ना, नॉर्थ से जो है वो खरकीव पे अटैक हो रहे थे। अब ये ईस्टर्न बॉर्डर बहुत ज़्यादा जो है ये यहाँ पे तेज़ी आ गई है, और ये 10 मई से अटैक शुरू हुआ है। 10 मई से लेके आज तक, इस दौरान प्रेसिडेंट पुतिन के चाइना जाने से पहले, चाइना के क़याम के दौरान और चाइना के बाद ये तेज़ी आ गई है। और इसमें अब 2 बातें हैं, या तो ये है कि वो खरकीव पे आ जाएंगे, या ये है कि यहाँ पर आएंगे नहीं बल्कि दरमियान में एक 10-12 किलोमीटर का बफर बना के वो खरकीव को छोड़ देंगे, और उसके बाद वो फिर पीस नेगोशिएशन में कि चाइना घुसेगा। लेकिन इस वक्त शदीद वहाँ पे आप समझें कि वहाँ पे जंग हो रही है, और वो चारों तरफ से उन्होंने घेरा हुआ है। इनके अगर आप मैप में देखें तो ईस्ट सेंट्रल, एक सेंट्रल फ्रंट है इनका, अगर मैप में हम दिखा सकें,
एक सेंट्रल फ्रंट है जो हमें ऊपर नज़र आ रहा है। नॉर्थ तो हम दिखा चुके हैं ना, लेकिन अगर सिर्फ ईस्टर्न साइड पे चले जाएं, नॉर्थ में तो ऊपर से हमने दिखाया, मैं सिर्फ ईस्टर्न साइड पे चले जाए ना, तो ईस्टर्न साइड पे भी एक साउथ है दोनबास के इलाके से, और एक उसका ईस्ट है और एक साउथ है। यानी ये ईस्टर्न फ्रंट ही है सारा, लेकिन वो भी हिस्सों में डिवाइड है, सदर्न, ईस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल। ये सारा ईस्ट का फ्रंट है। 1000 किलोमीटर बड़ा इनका फ्रंट है जो खुला हुआ है रशिया के साथ। तो ये ईस्टर्न फ्रंट है। जो नॉर्थ का फ्रंट है वो अलग है। अब इसमें ईस्ट और सेंट्रल समझ पढ़ के ये ना समझे कि ये जो है, ये जो नॉर्थ है वो ऊपर है। ये मैं आपको सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट बता रहा हूं कि ईस्टर्न फ्रंट के इतने हिस्से हैं, ये ईस्ट है सारा, ठीक है। नॉर्दर्न फ्रंट जो है वो खरकेव है, वो ऊपर से अलग हो रहा है, ये इधर से अलग है पूरा का पूरा। तो ये फ्रंट भी खुल गए और वो ऊपर का फ्रंट भी खुला हुआ है, जहां पे जो कि हम ये अच्छा। अब आप ये देखें ना, ये पहले जो मैंने बताया वो सारा नीचे का बताया, अब जो ऊपर है वो अलग है, ठीक है ना। तो अब आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा फ्रंट है कि जी, जिसमें आप ईस्ट को जब लेते हैं तो ईस्ट के भी कई हिस्से हैं, सेंट्रल, सदर्न, ईस्टर्न, ये ईस्टर्न फ्रंट है पूरा। और जो नॉर्दर्न फ्रंट है वो ऊपर है जो रखे हुए, तो वो नॉर्दर्न फ्रंट पे भी लड़ाई हो रही है और इधर से भी पूरा का पूरा ईस्ट फ्रंट खुल गया दोबारा, जो कि बहुत ही बड़ा है। तो इसको अब जाहिर है कि इस जंग को भी कहीं ना कहीं पहुंचाना है। पहली तो हमारी दुआ है कि ये कल जंगबंदी हो, कल हम अच्छी खबर सुने, और जैक सलोवन अब आना बनता ही नहीं है अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो। और दूसरी बात यह है कि इसका यूक्रेन का भी पीस प्रोसेस सामने आना ज़रूरी है। अब देखें कि दुनिया भर में ये जो कैंपसेस के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं, बेचैनी फैल रही है, ये इसमें कितना बड़ा उस कत्लेआम में ने अपना रोल प्ले किया है जो कि फ़लस्तीनियों का किया गया है वहाँ पे। और देखते हैं कि कल जब जंगबंदी अगर होती है, रफ़ा में तो नहीं घुसे वो अभी तक, तो देखते हैं ये जंगबंदी अगर होती है तो उसके बाद फिर दुनिया क्या रुख इख्तियार करती है। जियो पॉलिटिक्स इमर्ज होगी गज़ा से ही, ये मेरा एक नुक्ता नज़र है हमेशा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।